हाँ जी, तो बहुत समय के बाद माफ़ी चाहता हूँ आपसे इतना लंबा समय लेने के लिए। हेल्थ थोड़ी नासाज़ थी, सो उसके लिए माफ़ करना। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हैं क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो चुका होगा पिछला सेशन देखे हुए, तो मैं एक बार इसको फटाफट क्विकली रिकैप कर देता हूँ, ठीक है? हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने समझा कि भाई बैलेंस शीट जो होती है, ठीक है? एक कंपनी जो होती है, मैं फटाफट रिकैप करता हूँ इन नेक्स्ट 70 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो बिजनेस को अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब रिपोर्ट करते हैं तो बिजनेस चार तरीकों से रिपोर्ट करता है। एक, नंबर वन, इनकम स्टेटमेंट, जिसमें पता चलता है कितनी कमाई, कितना खर्चा, कितना मुनाफा। दूसरा, बैलेंस शीट, कितना असेट, कितना लाइबिलिटी। तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना कैश आया, कितना कैश गया। और चौथा, नोट्स टू अकाउंट, जो इन तीनों को पढ़ने में मदद करता है। सिंपल एज दैट। ठीक है, नंबर टू। अब बात करते हैं अपन मेन बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट जो है ना, वो हमेशा एज ऑन डेट बनती है। इट्स अ पॉइंट स्टेटमेंट। ये 31 मार्च के दिन आपको बताती है कि कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज है और कंपनी के पास कितनी असेट है। लाइबिलिटी मतलब हम क्या क्या ओ करते हैं, ओ मतलब हमें क्या क्या चुकाना है। एंड असेट मतलब हम क्या क्या ओन करते हैं। ओन करते हैं मतलब हमारे मालिकाना में क्या क्या चीज है, हम किन किन चीजों के मालिक हैं, हमारा किन किन चीजों पे हक है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट पीरियड स्टेटमेंट है क्योंकि ये पूरे साल के दौरान हुई इनकम की बात करती है। बैलेंस शीट एक पॉइंट स्टेटमेंट है क्योंकि ये इस दिन पे असेट और लाइबिलिटीज के बारे में बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन एक पीरियड स्टेटमेंट है क्योंकि ये इस दौरान हुए कैश के मूवमेंट की जानकारी देता है, कैश इनवर्ड कैश आउटवर्ड्स की। समझ में आ गया? क्लियर है? अब बैलेंस शीट पे फिर से आते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर असेट साइड आप देखोगे तो जनरली अपने को क्या दिखता है? बिल्डिंग, मशीन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, कैश, बैंक। और लाइबिलिटी साइड में देखोगे तो क्या दिखेगा? एक आपको इक्विटी दिखती है, फिर दिखता है लोन, सप्लायर ड्यू, टैक्स आउटस्टैंडिंग, फलाना प्रोविजन, ये वो। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो इक्विटी है ये मालिक का पैसा है। मालिक का पैसा कैसे है? क्योंकि ओनर जो है वो अलग है और बिजनेस जो है वो अलग है। ये दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, समझना। तो जो ओनर है वो बिजनेस को पैसा दे रहा है धंधा करने के लिए, तो बिजनेस ये पैसे को वापस करेगा ना। और इस धंधे से बिजनेस जो पैसा और बनाएगा, क्या वो पैसा भी ओनर का होगा? क्योंकि पूरी रिस्क तो ओनर ने ली है। तो फिर इस बिजनेस को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी ना मैनेजमेंट को। और क्या चाहिए? और क्या पूरा खजाना लेके जाओगे क्या? अरे कंपनी में काम कर रहे हो, सैलरी मिल रही है उसके लिए। सिंपल सी बात है। तो ये मेरी इंटरनल लाइबिलिटी होगी ना, आपस की लाइबिलिटी है। समझना, फॉर द पर्पज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट द बिजनेस एंड ओनर इज डिफरेंट। बट अंबानी जी के तो घर की खेती है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस को अगर कुछ पैसा अंबानी को चुकाना है तो ऐसा थोड़ा ना है कि अंबानी रिलायंस को बंद करने की कगार पे आ जाएगा लेकिन अपनी वसूली करेगा। नहीं करेंगे ना, इंटरनल लाइबिलिटी है। बैंक ऐसा कर देगी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। हमने देखा लाइबिलिटीज जो होती है वो सोर्स ऑफ फंड होती है कि पैसा कहां से जुगाड़ा, और असेट जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होती है। ठीक है, अब जरा समझना थोड़ा। तो बेसिक सिंपल सी बात है कि जो इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं वो टोटल असेट के बराबर होगी। तो टोटल असेट इक्वल्स टू इक्विटीज प्लस लाइबिलिटी। अब इसमें प्लस माइनस करते रहो, इक्विटीज इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस लाइबिलिटी। तो बुक्स को बुक वैल्यू भी बोलते हैं। देखो, इसी को अगर मैं आगे लेके जाता हूं और मैं ऐसा लिखता हूं, इक्विटी इज इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मालिक का पैसा। इसको क्या प्यार से, बहुत ही प्यार से बुक वैल्यू भी बोलते हैं। इसको प्यार से बुक वैल्यू भी बोलते हैं। जब इसको आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो क्या ये बुक वैल्यू पर शेयर हो जाता है? ये बुक वैल्यू पर शेयर हो जाता है। क्या ये हमको स्क्रीनर पे दिखता है? एकदम टॉप पे दिखता है। अभी लेके जाऊंगा आपको, दिख बात करते हैं। समझिए इधर। नाउ, बैलेंस शीट जो होती है ना, समझना, बैलेंस शीट जो होती है ना, वो एक चीज ये समझ लेना, यहां से अपना आज का सेशन शुरू हो रहा है। जैसे ये पूरा एक साल है ना? तो ये पूरा साल है, ये पूरा साल क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर में बटा हुआ है। फिर ये जो दो क्वार्टर्स हैं,
ये H1 और ये H2 में बटे हुए हैं, और ये जो है ये फुल ईयर है, ईयर 1। समझ में आएगा? टाइमलाइन है बेसिकली, मैंने जो टाइमलाइन बनाई है। अब क्या होता है, यहां पर रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के। मतलब अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझो तो ये अप्रैल है, अप्रैल मई जून, तो जून क्वार्टर यहाँ खत्म हुआ। तो इसके बाद रिजल्ट आएगा। कब आएगा रिजल्ट? रिजल्ट विल कम ओवर हियर, जुलाई एंड अगस्त में रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो रिजल्ट्स कहां पर डिक्लेयर होते हैं बेटा? रिजल्ट्स जो आएंगे ना वो इस जगह पर आएंगे, जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी। क्या ये रिजल्ट का सीजन चल रहा है अभी? क्या इस समय क्वार्टर 3 के रिजल्ट, जब मैं जनवरी 25 में खड़ा हूं, तो इस समय क्या क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स यहां पर आएंगे? आएंगे। ये समझ में आया? बेसिक है। अब जरा देखना, ये जो रिजल्ट आता है ना, इसके साथ सिर्फ P&L आता है। इस वाले रिजल्ट के साथ यहां पर जो रिजल्ट आता है, ये वाला आर जो आता है, इसके साथ P&L प्लस बैलेंस शीट आती है। इस वाले रिजल्ट के साथ सिर्फ P&L आता है, और इस वाले रिजल्ट के साथ P&L प्लस बैलेंस शीट आती है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है? आपको P&L क्या कंपनी 4 टाइम्स इन ईयर देती है क्या? मतलब क्वार्टरली बेसिस पे देती है P&L। और जो बैलेंस शीट निकल के आती है, क्या वो 2 टाइम्स आती है इन ईयर? मतलब बैलेंस शीट जो आती है वो हाफ ईयरली आती है। और आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, यहां पर जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट क्वार्टरली रहेगा, ये रिजल्ट हाफ ईयरली रहेगा। फिर एक और रिजल्ट निकल के आएगा जो रिजल्ट एनुअल रहेगा। ठीक है, अपनी मर्जी से आप चारों क्वार्टर जोड़ के रिजल्ट नहीं बनाओगे, बन जाता है, बट कुछ अगर एरर पिछले क्वार्टर में इन्होंने करा होगा, तो वो यहाँ पर एनुअल रिजल्ट देते समय वो सुधार लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप चारों क्वार्टर के फिगर्स को ऐड करो और आप एनुअल फिगर को देखो, तो वो फिगर थोड़ा सा अलग अलग 19-20 का ही फर्क होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई 15 का फिगर है और बाकी का फिगर 25 का फिगर है। सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। हमारे पास बैलेंस शीट साल में 2 बार आती है, हाफ ईयरली बेसिस पे आती है। ये चीज की मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी मिली। फिर मैंने देखा नॉन करंट असेट। तो अपन ने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट समझा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस समझा, राइट ऑफ यूज समझा कि ये असेट है, इस असेट को यूज करने का राइट तो मेरे पास है ना, तो वो भी मेरी असेट है ना। किसी लैंड में, लैंड आपकी नहीं है बट वो लैंड को यूज करने का राइट आपका है ना। उस लैंड पे कोई भी चलता फिरता आके बिल्डिंग नहीं बना सकता, क्योंकि आपने उसको 100 साल की लीज पे ले रखा है। तो वो लैंड आपकी नहीं है, बट उसको यूज करने का जो अधिकार है वो तो आपका है। कंसिडर इट एज अ पार्किंग राइट। एक प्लॉट आपका नहीं है, बट उस पर पार्किंग करने का ठेका आपने ले रखा है। तो वो जो ठेका लिया उसकी कुछ तो वैल्यू है ना। क्या वो राइट आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। इसके बाद हमने देखा बहुत सिंपल सी चीज, कि हमने एक ही सेक्टर की 3 कंपनीज ली। देखो यार, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, क्योंकि मुझे पता है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप लोग खुद एक एक्सप्लोरेशन जर्नी पर हो। एंड बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, आपको अगर ऐसा लगता है कि यार मैं बस है ना थोड़ा मोड़ा काम करूंगा उससे काम चल जाएगा, तो वैसा होगा नहीं। यहाँ पर जो दूसरे बच्चे हैं ना, जो इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में हैं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। ठीक है, आपको आपकी क्यूरोसिटी का लेवल बहुत हाई रखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें खुद से करनी पड़ेंगी। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स बिना किसी के बोले। जैसे मैंने आपको ये बताया कि हमने क्या करा, एक सेक्टर की 3 बड़ी कंपनीज ली, महिंद्रा एंड महिंद्रा ली, मारुति ली और टाटा मोटर्स ली। ये इस समय ह्युंडई भी ले लो, चलो 4 ले लो। ठीक है, ये 4 इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल। समझना मेरी बात। अब इसमें मैंने क्या करा, इनके टोटल असेट्स को देखा और इनके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखा, कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो टोटल असेट का कितना परसेंटेज है। तो मुझे समझ में आया कि मारुति का सबसे ज्यादा आ रहा है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का सबसे कम आ रहा है। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का 10% है और मारुति और टाटा मोटर का 19-20% और 23% है, तो इसका मतलब ये है मोटा माटा कि मारुति और
टाटा मोटर जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हैं। महिंद्रा एक आउटलायर है 9-10% का। मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या रीजन है कि महिंद्रा इंडस्ट्री से इतने नीचे के फिक्स्ड एसेट्स पे ऑपरेट कर पा रहा है? क्या मशीनें पुरानी हो गई हैं, या फिर क्या मारुति और टाटा मोटर्स ने अभी अभी नई बड़ी महंगी मशीनें डाली हैं, बड़ा केपेक्स अभी रिसेंटली करा है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा को करना बाकी है? ये सारी स्टोरी अनफोल्ड एक रिसर्च एनालिस्ट करता है। ये सारी स्टोरी एक अनफोल्ड रिटेलर नहीं करेगा, उसको नहीं दिखती ये सब चीजें। समझ में आ रही है आपको? आपको ये समझना पड़ेगा कि 23% मारुति जो इतना हेवी एक्सपेंडिचर लगा के बैठी है केपेक्स पे, वो क्यों लगा के बैठी है? व्हाट इज द प्लान? समझना। सर कैसे समझेंगे, मैं बताता हूं। इसके बाद देखिए जरा और क्या क्या होता है। नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट मतलब जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, ठीक है, फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। इनटैंजिबल असेट्स, इनटैंजिबल असेट्स मतलब असेट्स विच यू कैन नॉट टच, राइट? आप उस असेट को टच नहीं कर सकते हो। आपने कभी देखा है हल्दीराम? क्या हल्दीराम का जो लोगो है जिसके ऊपर वो आर लिखा होता है रजिस्टर्ड, या आपने कई जगहों पर देखा होगा लोगो के ऊपर टीएम लिखा होता है, ट्रेडमार्क? समझना क्या मतलब है इसका। वो जो लोगो है, क्या वो लोगो हल्दीराम की असेट है? क्या उस लोगो को आप यूज कर सकते हो? हल्दीराम चूरन, नहीं, you cannot do that, right? They will come, they will sue you, they will make your shop shut very next day. The moment they got to know, very next day they will come and they will shut your shop. You cannot do that. Why? Because it is their asset. अब ये जो asset है, पेटेंट हो गया, किसी कंपनी ने कोई पेटेंट करा है, कॉपीराइट्स है कंपनी के पास, कोई ब्रांड है बड़ा जो कंपनी ने एक्वायर करा है, ये सब इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। समझना। क्या आप इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो? क्या आप पेटेंट को बेच सकते हो? बेच दो। क्या आप कॉपीराइट को बेच सकते हो? बेच दो। एक मिनट समझना जरा इधर। इनटैंजिबल असेट्स की अगर मैं बात करूं आपसे 1 मिनट के लिए, तो इनटैंजिबल असेट्स के अंदर क्या ब्रांड, ब्रांड नेम एक इंटैंजिबल असेट होती है? जीरोधा, इज इट्स अ बिग ब्रांड नेम? बिग ब्रांड नेम जीरोधा, है ना? इंडस्ट्री में तो बड़ा ब्रांड नेम है। अच्छा, क्या कॉपीराइट होती है? क्या हैरी पॉटर ने अपने मर्चेंडाइज का कॉपीराइट ले रखा है कि कोई भी चलता फिरता उसकी कॉपी नहीं कर सकता? बेसिक चीज है, ठीक है। क्या पेटेंट्स होते हैं? फार्मा में, रिसर्च कंपनीज में, मेडिकल रिसर्च में बहुत कॉमन है, स्पेस रिसर्च में पेटेंट्स। अच्छा, क्या कस्टमर लिस्ट होती है? सोच के देखो जरा, कस्टमर लिस्ट होती है क्या? मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, ठीक है? लिंक्डइन ने एक पीडीएफ शेयरिंग कंपनी को एक्वायर करा 2020 में। मैंने इतना बताया, बाकी सब लीड आप लो, ठीक है? जाके देखो लिंक्डइन ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि हमने क्यों एक्वायर करा है इस कंपनी को। लिंक्डइन बोलता है द ओनली रीजन व्हाई वी एक्वायर्ड दिस बिजनेस इज द कस्टमर लिस्ट। वी वांट टू इनकैश द कस्टमर ऑफ दिस कंपनी टू यूज लिंक्डइन। क्या ये सब चीजें इनटैंजिबल असेट होती हैं? इनटैंजिबल, क्या ये सब, सुनना, क्या इन सब असेट्स को आप बाय और सेल कर सकते हो? क्या इन सब असेट को आप बाय और सेल कर सकते हो? यस, कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आगे देखिए, एक इंटेंजिबल असेट और होती है। कौन सी होती है एक इंटेंजिबल असेट? वो होती है गुडविल। ये चीज आपको कंपनीज में दिखेंगी, ध्यान से समझिए। गुडविल क्या होता है पता है? गुडविल जो होता है ना, ये आपकी एक्वायर्ड असेट होती है। एक्वायर्ड असेट मतलब गुडविल इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा अमाउंट वी पेड टू एक्वायर
अदर कंपनी। ध्यान से समझना, समझ में नहीं आता है लोगों को ये चीज आसानी से। मान लो टाटा कंज्यूमर है एक तरफ, और दूसरी तरफ है बिस्लरी। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं एज अ टीचर। टाटा कंज्यूमर ने बिस्लरी को 10,000 करोड़ पे करा। उसके अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में क्या बिस्लरी की असेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब क्या बिस्लरी की नेट असेट्स टाटा ग्रुप के पास आ गई होगी? मिल गई होगी? मिल गई। मान लो जो टाटा ग्रुप को मिली नेट असेट, टाटा ग्रुप ने पे करा ना। अपन तो टाटा ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ये हमारा पीओवी है। तो यहां पर पेमेंट हुआ है। जो मुझे मिला है वो कितने का मिला है पता है? वो मुझे मिला है 8,000 करोड़ का। मैंने इसको मेजर करा कि यार जो नेट असेट की वैल्यू है कितनी, 8,000 करोड़। मेरी कंपनी से आप जरा 2 मिनट समझ लोगे इधर, तो आपको गणित समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा गुडविल का। देखो, आप 1 मिनट के लिए समझो कि ये टाटा कंज्यूमर की बैलेंस शीट है, ये असेट है और ये लाइबिलिटी है। मेरे पास से कैश माइनस हुआ 10,000 का। अब अगर बैलेंस शीट को बैलेंस्ड रखना है तो यहां पर मेरी एक बार असेट गिरी है, तो या तो मैं उतनी अमाउंट की लाइबिलिटी गिरा दूं तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, या फिर मैं उतने ही अमाउंट की अगर असेट बढ़ा दूं जितने अमाउंट की मेरी असेट कम हुई है, तो भी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, क्योंकि ये घड़त और बढ़त का इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा, पुराना बैलेंस एज इट इज मेंटेन रहेगा। तो यहां पर लाइबिलिटी तो क्रिएट होगी नहीं, क्योंकि मैंने कैश दिया है ना। अगर मेरे को कैश मिलता तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है, मैंने तो कैश दे दिया है तो मेरा तो अधिकार बनेगा कुछ ना कुछ। तो यहां पर क्या होगा, -10,000 हुआ। अब देखना यहां पर असेट आई बिस्लरी की। बिस्लरी की असेट आई, नेट असेट ले लो आप तो यहाँ 1 मिनट के लिए। तो ये कितने की आई? 8,000 की आई। अब क्या 2,000 का गैप है क्या? क्या है? 2,000 का गैप है। ये 2,000 का जो गैप है ना, ये गैप कैसे फिल होगा? यहां पर एक एडजस्टमेंट जाएगा, रादर एक एक फिक्टिशियस असेट जाएगी, इसको आप बोल सकते हो इट इज अ फिक्टिशियस असेट, बुक असेट। समझ रहे हो? एक बैलेंस शीट को बैलेंस्ड रखने के लिए एक प्लगइन है ये +2,000 यहां पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओवर पेमेंट। मैंने ज्यादा पे करा, मैंने 8,000 का माल खरीदने के लिए 10,000 पे कर दिया। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये चीज समझ में आई कि मैंने अगर 10,000 दिया और मेरे को 8,000 का माल मिला, तो जो बचा हुआ 2,000 होगा वो कुछ नहीं बट वो हमारी गुडविल होगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है सब लोगों को? क्या ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर है? क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए मेरे को इस पे। अब जरा समझना मेरी बात 2 मिनट के लिए। आपने 3 फार्मा कंपनी या आपने 3 आईटी कंपनी को एनालाइज करा, ठीक है? ए, बी और सी। यहां पर जो गुडविल का अमाउंट आ रहा है वो 2,000 करोड़ आ रहा है, यहां पर जो गुडविल का अमाउंट आ रहा है वो 8,000 करोड़ आ रहा है, और यहां जो गुडविल का अमाउंट आ रहा है वो 12,000 करोड़ आ रहा है। जो टोटल असेट है वो यहां पर है 20,000, ठीक है? इधर है 30,000, या इधर 40 कर लो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, समझना। और इधर है 60,000। प्लीज अंडरस्टैंड। यहां पर देखिए, क्या 10% गुडविल के अंदर डिप्यूट है? 10% इज डिप्यूटेड इन गुडविल हियर, 5% इज डिप्यूटेड इन गुडविल, ओनली 5%। सॉरी, हियर 20% इज डिप्यूटेड इन गुडविल, माय बैड। एंड हियर ऑल्सो 20% इज डिप्यूटेड इन गुडविल। जिस कंपनी में ज्यादा गुडविल है, समझना, क्या वो आपको ये चीज दर्शाती है कि कंपनी ने गलत पेमेंट किया है?
कंपनी ने हमेशा ओवर पेइंग करी है। समझ में आ रही है ये बात सभी लोगों को? तो जिस कंपनी में ज्यादा गुडविल है उसने ज्यादा लेथार्जिक तरीके से केयरलेसली अमाउंट स्पेंड करा है टू एक्वायर बिजनेसेस। अच्छा, अब समझना जरा एक चीज जो मैं मुद्दे की बात है जो आपको समझाना चाह रहा हूं। इनटेंजिबल असेट्स जो होती हैं उसमें एक तरफ आ जाएगा पेटेंट, कॉपी, है ना, ट्रेडमार्क, ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, रिलेशनशिप, ये सब चीजें आ जाएंगी। और दूसरी तरफ आ जाएगी गुडविल। क्या आप इन सब को बाय और सेल कर सकते हो? कर सकते हो। क्या आप गुडविल को सेल कर सकते हो? यू कैन नॉट सेल द गुडविल। आप गुडविल को सिर्फ राइट ऑफ कर सकते हो। राइट ऑफ कर सकते हो का मतलब क्या है पता है? इधर जरा 2 मिनट समझना। इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा ने 10,000 करोड़ दिए, असेट आई 8,000 की, गुडविल क्रिएट हुई 2,000 की। ये हुआ ईयर 0 पे। ईयर 1 पे क्या हुआ? ईयर 1 पे टाटा को चमका। क्या चमका? कि यार मैंने, है ना, 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिए। आइडली जो इसकी वैल्यू है ना, आज ईयर 1 पे जो अब इसकी वैल्यू आ रही है, अगर आज मैं खरीदता बिस्लरी तो मैं सिर्फ 9,000 करोड़ ही देता। मेरे हिसाब से आज इसकी फेयर वैल्यू 9,000 करोड़ है। क्या मुझे ये 10,000 करोड़ की असेट को 9,000 करोड़ पे लेके आना पड़ेगा? लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा पता है? यहां पर जो असेट की वैल्यू है वो तो एज इट इज ही रहेगी 8,000 करोड़। बट यहां पर क्या मैं गुडविल का जो अमाउंट है उसको 1,000 से कम कर दूंगा तो वो सिर्फ 1,000 करोड़ ही रहेगा क्या? और ये जो 2,000 का 1,000 हुआ है तो जो इसमें रिडक्शन हुआ है 1,000 का, वो कहां पर जाएगा? वो मेरे पीएनएल में जाएगा, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में मतलब पीएनएल में एक्सपेंस जैसा बुक होगा। मतलब क्या वो मेरे प्रॉफिट्स को हिट करेगा क्या? वो मेरे प्रॉफिट्स को हिट करेगा ही करेगा। समझना मेरी बात, करेगा ही करेगा, नो मैटर व्हाट। इसीलिए अगर किसी भी कंपनी में गुडविल ज्यादा दिख रही है तो इसके 2 रीजन हैं जो अपने को समझना चाहिए। नंबर 1, कंपनी के मैनेजमेंट ने ओवर पेइंग करी है असेट्स खरीदने के लिए, कब दूसरी कंपनी से एक्वायर करते समय, है ना, बहुत लेथार्जिक तरीके से पे करा है, एज इफ पैसा उसका है ही नहीं। उसने ऐसा सोच के पे किया, वो कंपैशन नहीं रखा उसने इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रति कि यार मेरे को शेयर होल्डर का पैसा, दूसरे के पैसे पे शॉपिंग करोगे तो कैसे करोगे ना, वैसी शॉपिंग करी है, हाई गुडविल वाली। एंड दूसरी चीज, जिस बिजनेस को खरीदा है, अगर कल को वो बिजनेस में कोई डाउनफॉल आ जाता है जिसके कारण मुझे ये चीज चमक जाती है, ये चीज चमक जाती है कि ये बिजनेस की जो वैल्यू है, ये वैल्यू अब उतनी नहीं है जितने पे मैंने लिया था, तो क्या मुझे गुडविल को बैलेंस शीट से निकाल के पीएनएल में राइट ऑफ करना पड़ेगा? मतलब यहां पर एक तरफ से गुडविल कम होगी तो असेट कम होगी, और दूसरी तरफ से आप इसको पीएनएल में लेके जाओगे, एक्सपेंस बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम होगा तो लाइबिलिटीज कम होगी। क्या ये दोनों चीजें आपको क्लियर है? मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखा के समझाना चाहता हूं जिससे आपकी क्लैरिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो। मेरे साथ इधर आके देखिए, अगर आपको ये स्क्रीन दिख पा रही है तो। आई होप इट इज एब्सोल्युटली विजिबल, ये दिख रहा होगा आपको। यस, आई कैन सी दैट, यू कैन सी। ठीक है, यहाँ पर अपन कोई भी ऐसा एक बिजनेस खोल लेते हैं जहां पर हाई गुडविल है। जैसे मैंने एक ओपन करा naukri.com, देखते हैं, लेट्स सी। यस, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। See this, there is this company called as Quest Corp. अगर आप देखोगे तो they are into the leading business for providing manpower solution, IT staffing, general staffing, ये सब करते हैं, permanent recruitment। तो basically workforce management का काम है।
आपकी कंपनी का सारा वर्कफोर्स मैनेज करना, कहीं भी जो भी चाहिए, 73 ऑफिसेज इन इंडिया, 23 ऑफिसेज इन कनाडा, इट्स अ मल्टीनेशनल बिजनेस, 9,000 करोड़ का कंपनी है, ठीक है। अगर आप जरा नीचे आके देखते हो यहाँ पर, ठीक है, तो कंपनी के पास अदर असेट्स में, जो अदर असेट आइटम है, यहाँ पर कंपनी के पास बहुत हेवी अमाउंट की गुडविल है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ 2020 में, जब कंपनी को समझना, जब कंपनी को ऐसा लगा, कोविड आया, तो बिजनेस को ऐसा लगा कि यार मैंने जो धंधे खरीदे वो मैंने बहुत ज्यादा में खरीद लिए, है ना। मैंने जो बिजनेस खरीदे वो बहुत ज्यादा में खरीदे, उनकी इतनी वैल्यू नहीं थी, तो मेरे को उन बिजनेस को कम करना पड़ा। और सिंस मैंने गुडविल खड़ी करके रखी थी पहले, तो पहले मैंने गुडविल को कम करा। तो ये जो आपको -660 दिख रहा है यहाँ पर, एक ही साल में देखो ना, इसके पहले तक कंपनी पिछले 6-7 साल से प्रॉफिटेबल थी, इनफैक्ट बढ़ती हुई ट्रेजेक्टरी में जा रही थी। देख रहे हो आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो कंपनी का कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। सडनली यहां पर कंपनी को 660 करोड़ का हिट लगा मार्च 2020 में, समझना। अब अगर आप यहां पर जाके देखोगे, मार्च 2020 की एनुअल रिपोर्ट ओपन करके देखोगे, और यहां पर आप कुछ मत करो, सीधे लिखो गुडविल, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि क्या हुआ है। ये देखिए, कंपनी क्या बोलना चाह रही है, पढ़ो, अंग्रेजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब इट इज नॉट समथिंग विच इज इलेजिबल, आप पढ़ नहीं सकते। आवर पैट, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइंड फ्रॉम 2500 million रुपीज इन FY20 टू -430 million, 4,300 million इन, वही ऑलमोस्ट 660 करोड़ इन FY20, डाउन बाय 268%। हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछली बार के मुकाबले उससे 3 गुना अंदर घुस गया है। पहले पूरा 2,500 रुपीज कम हुआ तो जीरो पे आया, और 4,300 कम हो गया, क्लोज टू 268% का डाउनफॉल है ईयर ऑन ईयर, ड्यू टू वन ऑफ एक्सेप्शनल आइटम। ड्यू टू वन ऑफ एक्सेप्शनल आइटम मतलब, क्योंकि एक बार कुछ ऐसी एक्सेप्शनल चीज है जो मैंने लिए, क्या, ऑन अकाउंट ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को इंपेयर करा है, समझना, इंटेंजिबल्स, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन क्वेस्ट कॉर्प क्लब, कभी करा होगा इन्होंने फुटबॉल क्लब में कोई इन्वेस्टमेंट, उसको इंपेयर करा है, उसके कारण। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि कंपनीज के लिए कितनी असेंशियल है कि कंपनीज गुडविल को कंट्रोल में करके रखे आपको, नहीं तो शेयर होल्डर्स को हिट लेना पड़ेगा ना यार। एक बिजनेस जो 10 करोड़ 12 करोड़ के प्रॉफिट से धीरे 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 करके 300 करोड़ के प्रॉफिट पे आया था, वो सडनली एक ही साल में 650 करोड़ का हिट ले रहा है। मतलब पिछले पूरे 8 साल 5 साल का प्रॉफिट साफ कर दिया आपने एक ही साल के लॉस से। समझ रहे हो वैल्यू डिप्लीशन कितना हाई हुआ है शेयर होल्डर्स का, ये देख रहे हो आप, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। कोई बोल रहा है सर कैसे हाई हो गया, आप खुद की कंपनी में देखो ना, आपने कंपनी को धीरे धीरे 10 करोड़ 5 करोड़ से बढ़ाते 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 300 करोड़ पे लेके आए, और अगले साल 650 करोड़ का नुकसान हो गया, आपको बुक करना पड़ रहा है आपके लॉस में। बुक में तो दिख रहा है ना, किताब में दिख रहा है ना लॉस। प्लीज अंडरस्टैंड, इंटैंजिबल असेट्स में क्या आप एक काम कर सकते हो, अगर मैं आपको बोलूं करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, आप तो एक काम करके देखना। देखो यार, एक क्यूरोसिटी वाली बात होती है और कुछ भी नहीं है। आप इंडिया की टॉप 10 फार्मा कंपनीज और टॉप 10 IT कंपनीज को एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज कर सकते हो मतलब, क्या आप उनका गुडविल, उनके इंटेंजिबल असेट्स वर्सेस टोटल असेट्स को एनालाइज कर सकते हो? क्या उससे आपको मोटा माटा आइडिया लग जाएगा कि यार टेक बिजनेस जो है ना, IT सर्विसेज वाले जो बिजनेसेस हैं, उनमें कितना परसेंट गुडविल है और कितना परसेंट इंटेंजिबल में फूक रखा है पैसा, वर्सेस सिप्ला या फार्मास्यूटिकल बिजनेस है कितना है। कोई बच्चा अगर और आगे जाना चाहता है आगे, तो क्या वो इंडिया फार्मास्यूटिकल की 10 कंपनीज को कंपेयर कर सकता है यूएस की फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस के साथ, या यूएस की टॉप 10 टेक कंपनीज के साथ? कॉन्ट्रास्ट समझ में आएगा। सी, आप लोग बोलते हो ना, से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि आप कैसे ये सब डेटा बोल पाते हो, कैसे कर पाते हो ना। आप अगर ये एक्सरसाइज खुद करोगे तो कभी भूल थोड़ा ना पाओगे जीवन में, कि एवरेज गुडविल कितनी है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एवरेज गुडविल कितनी है इंडियन IT इंडस्ट्री में, एवरेज इंटेंजिबल असेट्स कितनी है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असेट। समझ रहे हो, इट इज ऑल अबाउट योर क्यूरोसिटी ब्रो। मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों को यहाँ पर,
अब इसको आगे लेके जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है। समझ रहे हो? आप हो सकता है इसको इज अ एजुकेशनल वीडियो पढ़ो, हाँ ठीक है बोल के खत्म करके आगे बढ़ जाओ कि फ्री है, पढ़ लो, ज्ञान दे रहा है, 1.75x में सुन लो, आगे बढ़ जाता है। समझ में? डू दैट विद योर लाइफ। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ, राइट? नोबडी कैन कम एंड से एनीथिंग टू यू। समझना, इन्वेस्टमेंट्स भी मेरी एसेट है। क्या इन्वेस्टमेंट एनालाइज करना बहुत जरूरी है? जैसे समझना मेरी बात, पॉलिसी बाजार में अगर आप देखोगे तो ये पॉलिसी बाजार की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है मार्च 24 की। अब यहां पर आप देखो कि कंपनी के टोटल असेट्स कितने, टोटल असेट्स हैं 672,851, 6,72,851 के, करोड़ मिलियन जो भी लगाओ आगे मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं तो परसेंटेज में बात करूंगा आपसे। 6,72,000 करोड़ के असेट है, 6,73,000 करोड़ के मेरे पास टोटल असेट है। इसमें से मेरे इन्वेस्टमेंट्स कितने, माई इन्वेस्टमेंट इज 93,000 करोड़। अगर आप देखो मेरे जो नॉन करंट असेट है, मेरे जो फिक्स्ड असेट्स हैं 1,93,000 करोड़, उसमें से मेरे इन्वेस्टमेंट्स कितने पता है? अगर आप इसको देखते हो तो यू विल सी दैट क्लोज टू 50% ऑफ द कंपनीज नॉन करंट असेट, इसने यहाँ कंपनीज असेट लिख दिया, इसको नॉन करंट करेंगे, कंपनीज नॉन करंट असेट इज डिप्लॉयड इन इन्वेस्टमेंट्स। पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड, समझना। क्या इन्वेस्टिंग आपकी कंपनी का कोर बिजनेस है? दूसरी चीज, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा रहे हो, किसी रिटेल बिजनेस में जा रहे हो, किसी फार्मास्यूटिकल बिजनेस में जा रहे हो, ठीक है, और वहां पर आप देखते हो कि यार कंपनी का तो टोटल फिक्स्ड असेट्स का 40, 50, 60% इन्वेस्टमेंट्स में लगा हुआ है, समझना मेरी बात। क्या यह आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा साइन है? क्या आपने उस कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दिया है कि तू जाके मार्केट में इन्वेस्ट कर, या तू तेरा धंधा कर? तू तेरा धंधा कर, आइडियली द कंपनी, अच्छा इन्वेस्टिंग कंपनी है तो बात अलग है, फिर तो कोर बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट है ना। बट अगर वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आईएसटी करके देयर इज दिस ऑटो एंसिलरी कंपनी, क्या बनाती है सर? ये बेयरिंग वगैरह ये सब बनाती है, शाफ्ट्स बोलते हैं इसको, बेयरिंग बनाती है, शाफ्ट्स बनाती है, ये सब चीजें बनाती है। आप देखो 90% उनकी फिक्स्ड असेट्स इन्वेस्टमेंट में टाइड अप है। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आप देखो यहां पर यू विल सी कंपनी की जो टोटल करंट असेट है वो 15,000, एक मिनट, 15,000 करोड़ है ओवर हियर, ठीक है, और इसका 4,400 इज इन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट में टाइड अप है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल सही है, कंपनी मेटल का काम करती है, ऑटोमोबाइल का काम करती है। हमारा थोड़ा सा एक मेरी टीम के साथ बीच सेशन को पॉज करके मैंने डिस्कशन में लिया, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही है? ठीक है, 90%, मैं बताता हूँ क्या करा है उन्होंने, 90% ऑफ देयर असेट आर टाइड अप इन इन्वेस्टमेंट। ये सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। आप ये देखो, ये आईएसटी लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, इसमें टोटल नॉन करंट असेट देखो 1,23,000 करोड़, टोटल नॉन करंट असेट लाख के, ठीक है, मतलब 12,000 करोड़ रुपए की टोटल असेट। इस 12,000 करोड़ रुपए की टोटल असेट में आप ये देख रहे हो फाइनेंशियल असेट, नोट नंबर 8, 9,200 करोड़ रुपए के तो सिर्फ फाइनेंशियल असेट है। इस फाइनेंशियल असेट को अगर आप खोल के देखते हो, ये नोट नंबर 8 को अगर आप खोल के देखते हो तो आपको दिखेगा इसमें कंपनी ने जमानों में भर के शेयर ले रखे हैं, इंडियन ऑयल के शेयर, बरलामपुर के शेयर, रेलीगेयर के शेयर, बीएससी, एनबीसीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एरोनॉटिकल, रसल, एचडीएफसी, आईटीसी, एसबीआई, टाटा कंज्यूमर, आईडीएफसी। समझ रहे हो? मतलब यहां पर क्या है ना, प्रमोटर अपना अलग ही पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो खेल रहा है, उसका अलग ही किक चल रहा है कि जो पैसा फंसाए जाओ इक्विटी मार्केट में। अरे तेको पैसा मैंने काय के लिए दिया है? तेको मैंने पैसा दिया है ऑटो पार्ट्स बना, ऑटो पार्ट्स बेच, कि तू तेरे पोर्टफोलियो बना के ट्रेडिंग के अरमान पूरे कर, इन्वेस्टिंग के ख्वाब पूरे कर। समझ रहे हो? वो करना तो मैं ही कर रहा हूं ना, तू क्यों कर रहा है मेरे बिहाफ पे? मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं। समझ रहे हो आप? ये चीजें आपके दिमाग में एज ए रिसर्च एनालिस्ट क्वेश्चन करनी चाहिए कि कंपनी इतना ज्यादा डाइवर्ट क्यों कर रही है।
अरे कोई इक्का दुक्का थोड़ा बहुत आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि कंपनीज दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर यहां पर आपके टोटल फिक्स्ड असेट्स का 5%, 7%, टोटल नॉन करंट असेट का 2-4-5% आपने इन्वेस्टमेंट में पार्क करा होता कि यार अभी 2-4 साल समझ नहीं आ रहा है पैसे का क्या करे, पैसा पड़ा हुआ था, अच्छा शेयर था, हमारी इंडस्ट्री का ही था, खरीद लिया मैंने, पटक रखा है, 2-4-5 साल में देखेंगे डबल हो जाए, वो चलता है ब्रो। वहां पर दिख रहा है कि आटे में नमक, यहाँ तो नमक में आटा मिला दिया तुमने, 90% तुम्हारी, तो मतलब तुम क्या फैक्ट्री वैक्ट्री में पैसा नहीं डाल रहे हो क्या? क्या कर रहे हो आप? वॉट यू आर ट्राइंग टू डू? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 11, अबे सिर्फ 118 करोड़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगा रखा है, समझ रहे हो आप? और उसमें भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगा रखा है। आईएसटी इज ए इन्वेस्टिंग कंपनी, इट इज नॉट अ ऑटो एंसिलरी कंपनी। की चीज समझ में आ रही है? कि ये चीज समझ में आ रही है आपको? देखो ना, कंपनी ने फिर लोन्स दे रखे हैं, नीचे देखो आप, जस्ट रीड द बैलेंस शीट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट, इट्स ऑटो एंसिलरी बिजनेस। आप देखो जरा कंपनी की बैलेंस शीट को ऊपर से नीचे तक एनालाइज करते हुए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कोर बिजनेस का पार्ट है, ठीक है, वो कितना है? सिर्फ 118 करोड़। कैपिटल 2.6 करोड़, राइट टू यूज 40 करोड़, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये देखो आप, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 23 टू 2200 2280 टू 88 करोड़, 238 करोड़, समथिंग लाइक दैट, राइट? इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड अकाउंटिंग यूजिंग इक्विटी मेथड, फाइनेंशियल असेट 92, इन्वेस्टमेंट्स 1300। भाई ये सब नीचे उतरना जरा, इन्वेंट्री देखो जो कोर बिजनेस की इन्वेंट्री है 735, रिसीवेबल देखो कोर बिजनेस के 81, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल देखो यहां पर 768, ठीक है। आगे देखना जरा, ये 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 चेक दिस, एवरीथिंग इन पिंक इज एन इन्वेस्टमेंट। आप पिंक वाले के अमाउंट चेक कीजिए और आप ऑरेंज वाले के अमाउंट को चेक कीजिए, दिस बिलोंग्स टू पिंक, दिस इज द एंटायर, दीज टू नंबर आर पिंक रीजन। नाउ जस्ट चेक द अमाउंट एंड टेल मी, क्या ये आपको एक ऑटो एंसिलरी कंपनी लग रही है या आपको ये एक इन्वेस्टिंग बिजनेस लग रहा है? तो एक इन्वेस्टिंग कंपनी, यू नीड टू आइडेंटिफाई द रीजन, क्यों, क्या रीजन है, समझ रहे हो आप? सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी, जब मैं आपको कॉन कॉल रीड करके बताऊंगा तो अपन समझेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, समझना। देयर आर असेट्स, कुछ एक ऐसी एसेट होती है जिनका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे को अगले साल नहीं मिलेगा, पूरा इसी साल मिल जाएगा। मतलब या तो वो असेट कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर कोई असेट कैश में कन्वर्ट होती है तो मैं बोलूंगा इकोनॉमिक बेनिफिट आ गया ना, कैश में कन्वर्ट हो गई असेट। जैसे इन्वेंट्री, मैं जो माल मेरे पास बना के रखता हूं सामान्यता, आप जहाज बनाने की कंपनी खोल के बैठे हो तो बात अलग है, बट अगर एक नॉर्मल इन्वेंट्री बिजनेस, एक नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है, क्या आप नहीं चाहोगे कि आपकी इन्वेंट्री विद इन 1 ईयर खत्म हो जाए? खत्म हो, मैं अगली लेके आऊंगा, उसको बढ़ाऊंगा, समझना। ट्रेड रिसीवेबल मतलब मैंने किसी को उधार में माल बेचा, अब उससे मुझे पैसा लेना बाकी, आप क्या चाहते हो सालों साल बाद पैसा आए? कि हाँ दे देना 2-4-5 साल में, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, अंकल स्क्रूज हूं मैं तो। कांट डू दैट, राइट? व्हाट यू विल वांट, यू, अरे भाई उधारी पे माल बेचोगे, कितने दिन की उधारी? 7 दिन उधारी, 3 दिन उधारी, 15 दिन उधारी, महीना भर उधारी। कोई बड़े बिजनेसेस हैं, हेवी बिजनेसेस है, 3 महीने की उधारी भाई, 3 महीने से ज्यादा की उधारी कौन देगा आज के टाइम, पागल हो क्या? कैश इन बैंक, जो मेरे पास पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, जो पैसा कैश में पड़ा हुआ है, कोई लिक्विड फंड में मैंने पैसा लगा रखा है, उसको भी इक्विवेलेंट बोलेंगे, कैश एंड इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने की मेच्योरिटी के हैं, आपने आज पैसा लगाया, 3 महीने में पैसा वापस मिलेगा, वो पैसे को कैश एंड इक्विवेलेंट्स में ही इंक्लूड करा जाएगा। और अदर करंट असेट मतलब ऐसी कोई भी कैटेगरी जो इन तीनों चारों में फिट नहीं हो रही है, उसको अदर करंट असेट में डाल दो, समझना मेरी बात। जैसे कि अगर अपन देखते हैं यार डाबर, तो डाबर की आप देखिए, डाबर ने मेजॉरिटी जो इसका अदर करंट नॉन टोटल करंट असेट है 56, इसका मेजॉरिटी कहां पर डेप्यूट है? 2-3 जगहों पर डेप्यूट है। एक, 2000 करोड़ रुपए तो इसने इन्वेंट्रीज में लगा रखे हैं। तीसरा, 1600 करोड़ रुपए की कुछ इन्वेस्टमेंट है जो आना बाकी, देखना पड़ेगा नोट नंबर 13 खोल के, ये काम आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल 898 करोड़ जो लोगों से लेना बकाया है। बाकी क्या है इसके अंदर? बाकी कैश है, बैंक बैलेंस है और बाकी अदर्स है। अदर्स बहुत ज्यादा तो नहीं है, नहीं बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 लाख का अदर्स है,
ठीक है, अदर मतलब वही होता है रेसिडुअल, जो कहीं का नहीं हुआ वो अदर का हो गया। अब आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर एक चीज कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स क्या मेच्योरिटी के लिए आ रहे हैं क्या यहाँ पर इस साल में, क्योंकि पिछले साल तो इन्वेस्टमेंट 736 के थे, इस साल बढ़ के 1600 कैसे हो गए, क्योंकि इन्वेंट्री तो फ्लैट है ऑलमोस्ट, बाकी सारी चीजें भी फ्लैट है ऑलमोस्ट। जो इम्पैक्ट आया है 4200 से जो 5600 गया है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स। नाउ फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड around investment is very important, and for that reason I need to read note number 13. It is very very crucial for me to read note number 13. तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट नंबर 13 पढ़ना। समझिए जी, जैसे अगर आप देखते हो इन्वेंट्री, क्या आपको एक सर्विस कंपनी में कभी भी इन्वेंट्री मिलेगी? मतलब अगर आप इन्फोसिस की बैलेंस शीट ओपन करके देखते हो या पेटीएम की बैलेंस शीट ओपन करके देखते हो तो इन्वेंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। लेकिन मैंने जोमैटो की बैलेंस शीट ओपन करी, ये भी तो सर्विस कंपनी है, मैं ऑर्डर करता हूं मेरे को लाके देती है, माल थोड़ा ना बेच रही है, समझना। वहां पर मेरे को इन्वेंट्री दिखी सर, से फॉर एग्जांपल वहां मेरे को 1600 करोड़ की इन्वेंट्री दिख गई सर। तो 1600 करोड़ भाई ढूंढना जाके, समझना। हो सकता है वो जनता को माल नहीं बेच रही हो सकता है वो B2C में सेलिंग नहीं कर रही हो, बट क्या वो B2B में सेलिंग कर सकती है? हाइपर प्योर, याद है एनालॉग पनीर वाला केस, पाम ऑयल वाला पनीर बेच रहे थे 180 रुपए किलो में। समझ में आ रही है बात? प्लीज आपको ये क्यूरोसिटी आनी चाहिए कि यार सर्विस कंपनी में इन्वेंट्री कैसे दिख रही है। जब तक ये नहीं है ना मत जाना, समझ रहे हो। मैं कोई भी किसी को स्विमिंग, फौज में भर्ती कराना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना और डॉक्टर बनाना और इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनाना, ये 5 चीजें हैं जो आपको जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती। समझ रहे हो, आपकी इच्छा होगी, आपका पैशन होगा तभी आप ये चीजें कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो मेरे पास वैल्यूएशन करने आ जा, मैकेनाइज चीजें मैं तेरे को सिखा दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। इक्विटी रिसर्च में तेरी बुद्धि लगेगी भाई, तेरा इंटरेस्ट लगेगा। क्या तू दिन भर एक महिमा मंडन करने को तैयार है कि मेरा तो पूरा जीवन अब समर्पित है, मतलब माई इंटायर लाइफ इज डेडिकेटेड टू कैपिटल मार्केट्स। इफ आई वेक अप आई थिंक अबाउट मार्केट्स। मार्केट्स मतलब इट्स नॉट अबाउट यू सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ चार्ट। आप चार्ट के सामने नहीं बैठोगे पूरे पूरे दिन, समझना। दैट इज नॉट व्हाट आई वॉन्ट यू टू बी द पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम। कि आपको पता चल रहा है कि मार्केट में इस समय क्या घटना घट रही है, क्या नहीं घट रही है। दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ये करवाना चाहता हूं आपसे। जब तक वो नहीं है मत आना इसके अंदर, ये तल के रख देंगे आपको। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट की नौकरी पे जाओगे, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट की नौकरी पे नहीं जाना चाहते हो, आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो और आप ये या तो ये देख रहे हो या आगे कोहर्ट ज्वाइन करना चाहते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत क्यूरियस रहना पड़ता है। खुद का पैसा आज आप जब 1 लाख 2 लाख रुपए लगाते हो, इट इज वेरी इजी गेम फॉर यू। बट द मोमेंट योर साइज, योर इन्वेस्टिंग टिकर विल बिकम हायर, यू हैव टू इन्वेस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ इन अ सिंगल स्टॉक, वो डिसीजन मेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। अगर इतना टाइम नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो पैशन नहीं है ना, बेस्ट है या तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालो अगर लोअर टिकट साइज है तो, और अगर बड़ा टिकट साइज है तो किसी से भी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के पास जाओ। डोंट ट्राई टू पुट योर ब्रेन, उनको 1% 2% फीस देना परोड़ जाएगा अपने को। समझ में आ रही है बात? इन्वेंट्री एसेट्स, अब देखो इन्वेंट्री, आप मेरी बात समझना। अगर आप रियल एस्टेट की 10 कंपनीज निकालते हो, टॉप 10 कंपनीज, और उनका सिर्फ इन्वेंट्री देखते हो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, क्या आपको गणित नहीं लग जाएगा आपके दिमाग में मोटा माटा कि इंडिया के रियल एस्टेट में कितना माल अभी बिकने को तैयार खड़ा है टोटल? समझ रहे हो आप कितनी इन्वेंट्रीज है और ये इन्वेंट्री कितनी पुरानी है? क्या ये भी देखने को मिलेगा? नोट्स जाके पढ़ना बाबू, सब देखने को मिलेगा। 15 नंबर है ना, जाके पढ़, सब पता चलेगा कितनी पुरानी इन्वेंट्री है, क्या इन्वेंट्री है। देखो ना जाके कि ये 100 करोड़ वाले फ्लैट तो बिक रहे हैं, क्योंकि साल में एक यूनिट आ रही है 100 करोड़ की, समझ रहे हो। बट क्या मेजॉरिटी जो छोटे फ्लैट्स हैं वो बिक रहे हैं? नहीं बिक रहे हैं भाई। बॉम्बे जैसी सिटी में 10,000 फ्लैट्स खाली पड़े हैं, आदमी स्लम में रहता है। नोएडा में, फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में फ्लैट के फ्लैट्स खाली पड़े हैं।
पूरी पूरी कमर्शियल यूनिट्स खाली पड़ी हैं. इट इज जस्ट दैट दे हैव ओवर कंस्ट्रक्टेड एवरीथिंग एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर द पॉपुलेशन टू कम इन. ऐसे थोड़ा ना होता है, समझना. ये जाके आपको एनालाइज करना पड़ेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज. ठीक है, चलिए आज अपन यहीं तक रखते हैं. अपन लाइबिलिटीज अगले सेशन में करेंगे. आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है मेरे को कमेंट्स में बताओ. देखो यार, आपको बीच बीच में थोड़ा जो मैं बूस्टर डोज देता हूँ, दैट इज जस्ट टू कीप यू ग्राउंडेड, टू कीप यू इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि एज अ मेंटोर आई फील मेरा वही काम है. समझ लो. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा. मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में. तबीयत दुरुस्त है, सेशन जल्दी आएगा. ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में. तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.